सारी की डील्स ओनली ऑन पाक व्हील्स। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सुनील मंजर। मैं पाक व्हील्स यूजर रिव्यू सीरीज के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करें ये है लैंड क्रूजर ZX 2016 मॉडल और इसमें फ्रंटियर एडिशन है। फ्रंटियर एडिशन में थोड़ी चीज़ें डिफरेंट होती हैं नॉर्मल ZX से। हम कोशिश करेंगे कि उस्मान साहब हमारे साथ हैं, दोस्त हैं मेरे, उनसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि उनका यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है और रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। तो उस्मान साहब, ये गाड़ी आपने कब इंपोर्ट की थी? क्योंकि मुझे पता है इंपोर्ट की थी, यहाँ से नहीं ली थी, तो उसका भी हम प्रोसेस अभी लोगों के लिए पूछेंगे आपसे। जो बेसिकली परचेज डिसीजन है वो समझने की कोशिश करते हैं कि वर यू आउट इन मार्केट टू बाय अ लैंड क्रूजर स्पेसिफिकली, आपके जहन में एक बजट था जिसमें आप गाड़ी लेना चाह रहे थे, तो आपका परचेज डिसीजन कैसे चला? जी थैंक यू सो मच। मैं लास्ट ईयर यूएस से वापस आ रहा था, तो मेरे जहन में गाड़ी थी जिसमें मेरे स्पेस कंसर्न थे। ऑब्वियसली मेरे 3 बच्चे हैं, थोड़ी सी बड़ी फैमिली है, ठीक है। तो आई वाज लुकिंग फॉर अ कार which is more spacious and the option that I was looking at that time was Range Rover। Lexus को भी थोड़ा सा मेरे जहन में था, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी प्राइस रेंज में ज़्यादा थी। ठीक है। मेरे पास यूएस में Chevy Tahoe थी। आई एम अ बिग GMC फैन। स्पेशियस होती है और सारी ज़रूरत पूरी करती है, तो मैं पहले वो उसको इंपोर्ट करवाना चाह रहा था यहाँ पे। सही है। तो आई स्टार्टेड लुकिंग अराउंड फॉर दैट, लेकिन फिर मुझे जितने लोगों से मशवरा किया उन्होंने बताया कि उसके तो पार्ट्स के लिए आपको दुबई जाना पड़ेगा और इस तरह के मसले होंगे। जी जी। तो आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ के हैसल फ्री लाइफ होनी चाहिए और थिंग्स दैट यू ओन शुड नॉट ओन यू। सही है। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी आराम से हो, तो इसलिए मैंने लैंड क्रूजर चूज। तो ये अगर आप भी यूज लैंड क्रूजर खरीदना चाह रहे हैं तो पाक व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्जी गाड़ी सेलेक्ट करें। गाड़ी खरीदने से पहले याद रहे पाक व्हील्स की 2 सर्विसेज हैं जो कि आप इंपोर्टेड गाड़ी के सिलसिले में ले सकते हैं। सबसे पहले ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस है, जैसे कि उस्मान साहब ने बताया कि अक्सर गाड़ियों में उनको भी परेशानी का सामना था कि मीटर रिवर्स हुआ तो था, कंडीशन की श्योरिटी नहीं थी। सो आप पाक व्हील्स की जो ऑक्शन वेरिफिकेशन सर्विस है, ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस जो है, उसको लेके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, जो आपको चीज़ दी जा रही है वो वैसी ही है जैसे वो जापान से निकली थी। दूसरी चीज़, गाड़ी पाकिस्तान में आने के बाद कई मराहिल तय करती है। सो ऑक्शन शीट इज़ नॉट ओनली पैरामीटर, आपको उसके बाद भी उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी चाहिए कि गाड़ी करंटली किस कंडीशन में मौजूद है। सो इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए पाक व्हील्स की हेल्पलाइन है 042111943357। उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप्स जो है एंड्रॉयड और iOS के ऊपर मौजूद हैं, उसको भी डाउनलोड करके भी आप इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। याद रहे पाक व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो आपको 200 प्लस पॉइंट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक देती है गाड़ी का, जिसमें गाड़ी का इंजन, सस्पेंशन, पेंट, बॉडी, गर्ज ये कि हर चीज़ की आपको डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिलती है और आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपने हार्ड एंड मनी जो है उसको खर्च करने जा रहे होते हैं, उस पर आप जो है अपना रिस्क जो है उसको कम कर लेते हैं। तो आपने यहाँ से गाड़ी क्यों नहीं खरीदी और ख़ुद क्यों इंपोर्ट कराने का वो प्रोसीजर क्या था? राइट। तो इनिशियली मैं पहले मार्केट में गया। मार्केट में आपको पता है कि किस तरह मतलब यानी कि डाटा पूरी तरह अवेलेबल नहीं होता, चीज़ें हिडन होती हैं, मीटर आगे पीछे की होते हैं। तो इतनी बड़ी परचेज के लिए ऑब्वियसली यू डोंट वांट टू ट्रस्ट, एंड सिंस आई क्वालिफाइड फॉर द actual purchase from outside I can import it safely, तो I decided to do that। लेकिन मैं टोयोटा के शोरूम पे गया था, वहाँ पे भी लैंड क्रूजर आप ले सकते हैं, लेकिन वो जो होता है वो AXG मॉडल होता है जी, एंड ऑब्वियसली वो फुल ऑप्शन नहीं होता, तो आई वांटेड अ फुल ऑप्शन। और उस जमाने में आपने ये लिया था, इंपोर्ट कब किया था? 2000 ये लास्ट ईयर 19 में जी। तो 16 मॉडल है, 19 में आया था। तो 19 में जब आपने किया था, मेरा ख्याल है जस्ट आफ्टर दैट डॉलर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो आप तकरीबन ड्यूरिंग वही टाइम था, डॉलर की प्राइस वाला टाइम था। तो आपको क्या कॉस्ट की थी गाड़ी? ये जी मुझे तकरीबन 2.5 करोड़ पड़ गया टैक्स, 1 करोड़ रफली प्लस माइनस की गाड़ी, कोई जो क्लियरिंग फीस और ये यहाँ पे जो पहुँचाने का खर्चा होता है वो कोई 15 लाख लगा लें, और कोई 17-18 लाख इसकी रजिस्ट्रेशन कॉस्ट जो है, क्योंकि नंबर उसमें दूसरा लगवाया था तो इसलिए। सो टोटल कॉस्ट आपको अराउंड अबाउट 3.5-4 करोड़ पे तकरीबन 4 करोड़ तकरीबन पड़ गई मुझे कॉस्ट। आपने इतने पैसे खर्च किए, डू यू थिंक इट्स वैल्यू टू मनी? राइट। सो जब व्हेन आई वाज कमिंग बैक और आई मेड दिस डिसीजन कि मुझे वहाँ जाके लैंड क्रूजर इंपोर्ट करानी है, मुझे वहाँ जाके GM से नहीं चलानी, तो आई एक्चुअली वेंट टू द शोरूम और मैंने वहाँ पे 2019 मॉडल लैंड क्रूजर चलाई। मुझे वो इतनी अच्छी नहीं लगी, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज कि अगर मैं ये लूँगा तो क्या यहाँ पे मेरा वो एक्सपीरियंस होगा नहीं। लेकिन अभी आई एम नॉट श्योर इफ यू नोटिस दिस के, लेकिन पाकिस्तान में चूँकि रोड छोटी हैं या क्या है, आपको गाड़ी में बैठ के बड़ी बड़ी फीलिंग आती है आपको उस तरह से। तो मैं पर्सनली बहुत हैप्पी हूँ, मतलब मुझे वो वाला मसला नहीं हुआ जो मुझे आई वाज थिंकिंग कि मुझे होगा US में। अच्छा, तो आपने गाड़ी जब इंपोर्ट की थी तो कितना चली हुई थी? ये 4,500 किलोमीटर। अब कितना चल गई? अब तकरीबन कोई 12,000 चल गई। सो यू हैव ड्रिवन इट अराउंड 8,000 किलोमीटर जी। आपको इसकी फ्यूल एवरेज शहर में कितनी मिलती है? 5.4 है जी रफली, ठीक है। 6 तक चली जाती है बस, लेकिन 5.4 और लॉन्ग पे भी लेके गए? हाँ जी, लॉन्ग पे भी, लॉन्ग पे 6, 6.5, 7 चलती है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन की अगर बात करते हैं, उर्फ़े आम में हमारे मार्केट में कहा जाता है जी ZX के अंदर ऑटो बूट होना चाहिए, रेडार होना चाहिए, कूल बक्सा होना चाहिए, रेडार जिसको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल कहते हैं।
सो आपकी गाड़ी में उनमें से कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद हैं और आपके ख्याल से कौन सी ऑप्शन प्रैक्टिकल है, कौन सी बटन ऐसे ही हैं जो आपको लगता है कि यार इनका फ़ायदा कोई नहीं है? सही है। सारी ऑप्शंस के अगर जिक्र करें तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे आपने जिक्र किया इसमें? हाँ जी, कोलिजन कंट्रोल, कोलिजन मॉनिटर है, ठीक है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर है, ठीक है, लेन डिटेक्शन है, पार्किंग सेंसर्स हैं, सही है, 360 कैमरास हैं, सही है। कूल बॉक्स में ख्याल से आप फ्रिज को कह रहे हैं। हाँ, यहाँ पे उसको तो ये- कूल बॉक्स जो है जी, इसमें। तो आपकी गाड़ी में सारे टिक पूरे हैं? सारे टिक सो पूरे इट्स हैं। मैक्स लोडेड का? आई थिंक सो, मेरा नहीं ठीक है। ख्याल कि इसके अलावा कोई फीचर है जो रहता है। ये हीटेड कूल्ड सीट्स हैं जो आप बता रहे ठीक थे। है। अब अगर हम इन ऑप्शन को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, आपके ख्याल से सबसे ज़्यादा इफेक्टिव ऑप्शन आपको क्या लगती है? जिस तरह मैं आई एम क्रिटिक ऑफ दिस अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल इन पाकिस्तान फर्स्टली, कि मुझे लगता है कि हमारे यहाँ की जो ट्रैफिक है उसमें आप क्रूज कंट्रोल लगाएंगे, आगे गोता रेडी आ गई, कोई चीज़ आ गई, मोटरसाइकिल वाला एकदम स्वे वे कर गया, साइकिल आ गई, तो हाउ प्रैक्टिकल इज दैट एंड हैव यू यूज्ड इट? I've used it only on motorways। ठीक है। शहर के अंदर तो सवाल ही पैदा नहीं होता, जैसा कि आप कह रहे सही है, हैं। हाईवे मैं- पे ठीक है। हाँ जी, मैं बहुत ज़्यादा इसका यूज़र था वैसे भी। यूएस सही में है। भी एक स्टाइल होता है बंदे की ड्राइविंग का, हर बंदे का अपना स्टाइल है। तो मैं तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़र था, लेकिन मैं पाकिस्तान में इसको ज़्यादा प्रैक्टिकल सो हाईवे पे करते हैं जी बिल्कुल। अच्छा, एक इसके जो है लिमिटेशन है इसके क्रूज की 110 पे, 110 की लिमिट है, तो लेकिन बनानी लेकिन मैं उससे ऊपर वैसे भी नहीं जाना चाहता, मतलब सुकून से ड्राइव करने मतलब आप लायक। 100 बिल्कुल चिल ड्राइवर है, हाँ हाँ तो आपके लिए ठीक है। हाँ जी। अच्छा, उसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर जो है, क्योंकि 2012 से बल्कि 2014 से पहले वाली गाड़ियों में ये नहीं आता था, सही। तो ये जो BSM का फंक्शन है, ये आपने इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखा है? बहुत Do you think ज़्यादा। it's effective? बहुत ज़्यादा। मैं पर्सनली, मुझे तो बहुत ज़्यादा आसानी होती है इसकी वजह से। सही है। और जिस तरह से लोग अचानक साइड से आ जाते हाँ हैं, जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल समझता हूँ। एक तो BSM इसका बड़ा इफेक्टिव है, दूसरा मेरा ख्याल है इस गाड़ी के जो कैमराज है जिनकी वजह से आपको सैटेलाइट व्यू मिलता है वो बड़ा बेहतर है। तीसरा, पार्किंग जो सेंसर हैं वो भी बड़े हेल्पफुल हैं। ऐसे ही है। चौथी चीज़ जो आप बता रहे थे कि हीटेड कोल्ड सीट, पाकिस्तान में जितनी गर्मी है मेरा ख्याल है लेदर सीट पे वरना बैठना तो बड़ा मुश्किल है, एक ऐसा ही है। तो कोल्ड सीट वगैरह तो कोल्ड ज़रूरी सीट है। वाकई में यानी कि वेंटिलेटेड हो जाती है और बहुत आसानी होती है उसकी वजह ठीक से। है। इसमें जो रेयर एंटरटेनमेंट लगी है जेन्युइन है कि आपने लगवाया? नहीं, ये जेन्युइन, मैंने कुछ भी नहीं बात तो आपने गाड़ी में कोई चीज़ बाद में नहीं लगवाई? नहीं, मैंने कुछ चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। जो इसका ये सिस्टम है हेड यूनिट जो है जी इसकी एक और चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 2012 प्लस के अंदर गाड़ियों में आप अंग्रेजी में नेविगेशन ये यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सो आपको इसकी यूनिट की जो एफिकेसी वो कैसी लगी, इसकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी कैसी है, एंड हाउ प्रैक्टिकल इज द यूनिट, उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसा लगता है? अच्छा, मुझे इसकी ब्लूटूथ क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं लगी सही है। कंपेयर्ड विद, ऑब्वियसली मेरे पास GMC का स्टैंडर्ड है या मैं टोयोटा की सही। गाड़ी वहाँ पे यूज़ करता रहा हूँ उससे। सही है। थोड़ा देर से कनेक्ट होता है, उस तरह से इफेक्टिवली बात नहीं हो पाती। मैं तो वैसे एयरपोर्ट्स अपने यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो मैं इससे बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, लेकिन ठीक है। ठीक है, इट वर्क्स। सही। और उसके अलावा जो रेयर एंटरटेनमेंट है उसमें बच्चों वगैरह ने अपने जो अगर कार्टून वगैरह देखने हो उनके सेपरेट प्लेयर्स हैं उसमें कि नहीं? सेपरेट प्लेयर से मतलब यानी एक ही दोनों में चलता है, दोनों स्क्रीन में एक ही चलता दोनों है? स्क्रीन में एक ही चलता है। ठीक है। आर्म ZS और फ्रंटियर में क्या मेन डिफरेंसेस हैं? 3 है जी। ठीक है। इसमें एक तो ये है कि इसमें वो लेदर निटिंग होती है, डायमंड कट लेदर है, ठीक है। दूसरा इसमें आगे की जो लाइट्स हैं वो थोड़ी सी ब्लैकिश होती हैं, काफ़ी अच्छी लगती हैं। मतलब अगर आपने नोट करें, पहले ब्लैक देखें फिर वाइट देखें तो आपको फर्क फील होगा। हाँ, तो मेरा ख्याल है इस पूरी गाड़ी की अगर हम टोटल थीम की बात करें ना फ्रंटियर की, सो ब्लैक की तरफ है। मिडनाइट इसकी एडिशन की तरह की छत चीज़ है। भी ब्लैक है, हाँ जी, स्वेट की छत होती ऐसा ही है, है। इंटीरियर पूरा ब्लैक होता है। उसके अलावा इसकी अगली ग्रिल वो भी ब्लैक है, इसकी लाइटें ब्लैक हैं। सो दीज आर द मेन डिफरेंसेस आई गेस। उसके अलावा इसके रिमो की जो अंदर जाती है ना लाइंस हैं वो भी ब्लैक। जी ऐसे ही है, वो डुअल कलर्स हैं। अच्छा, जब मैं US से आ रहा था तो मुझे ब्लैक ऑन ब्लैक ही चाहिए थी, मेरा बड़ा रिलीजियस था जी, ब्लैक ऑन ब्लैक ही गाड़ी ठीक होनी है। चाहिए। लेकिन ब्लैक ऑन ब्लैक मिलती नहीं है लैंड क्रूजर में, वो ब्लैक सही ऑन है। ब्रूनो, फिर मैं उस पर ब्रूनो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेवरेट था लोगों का। तो मैं उस पर सोल्ड हो गया कि चलो यार ठीक है, अगर कुछ नहीं तो वो सही। लेकिन है। जब मुझे फिर पता लगा कि फ्रंटियर में ब्लैक मिल जाएगा आपको, तो फिर मैं सही आई है। वाज मोर एक्साइटेड कि यार यही लेना है। अच्छा, अगर सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर्स की बात करें, एक तो इसके अंदर जो ब्रेक्स हैं ABS बहुत इफेक्टिव ब्रेक्स हैं, मैंने खुद भी ये गाड़ी यूज की हुई है। दूसरा इसके जो एयर बैग्स है मैं देख रहा हूँ इसमें कर्टन एयर बैग्स भी हैं, तो मेरा ख्याल है इसमें 8 एयर बैग मौजूद हैं जिसमें सीट एयर बैग्स भी मौजूद है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड कंफर्ट के लिहाज से तो इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। एक और चीज़ जिसका मुझे यहाँ बटन नजर आ रहा है, ये हीटेड स्टीयरिंग है, इसको आपने कभी यूज़ किया? हाँ जी, सर्दियों में जब मेरा ख्याल है दिसंबर की सर्दी में जब इंसान गाड़ी में बैठते हुए परेशान होता है बिल्कुल। तो उस टाइम पे बड़ा इफेक्टिव है। सो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले वाले लैंड क्रूजर में अवेलेबल नहीं थी। मतलब अगर आप 2012 माइनस लैंड क्रूजर देखें तो एक इसकी जो लैंग्वेज है वो जापानीज होती थी, ऑक्स कनेक्टिविटी नहीं थी, USB नहीं थी, तो काफ़ी चीज़ें उसमें ऐड कर दी गई हैं। इसका जो साउंड सिस्टम है, आप वैसे मुझे नहीं पता आप गाने सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, तो कभी इस्तेमाल करके ये देखा या किसी चीज़ के लिए चला के देखा? बिकॉज इसमें प्रीमियम साउंड सिस्टम है जो मैं देख रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड नहीं है, इसकी छत में भी स्पीकर हैं और ये नॉर्मल गाड़ियों में नहीं आता। तो आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया अभी? मतलब मैंने इस्तेमाल तो किया होगा कि इन टर्म्स ऑफ कार्टून बच्चे हाँ। देख रहे होते हैं, बट उसके अलावा आपने उसको नहीं लेकिन किया? आई वुड नॉट बी एबल टू कंपेयर इट के नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल बेहतर ठीक, कैसे बिल्कुल होता ठीक। इसकी सर्विसिंग के पार्ट्स वगैरह अवेलेबल मिल जाते हैं आराम से? अभी तक मुझे पार्ट्स की ऐसा जरूरत नहीं पड़ी, जो नॉर्मल सर्विसिंग की चीज चाहिए होती है वो एयर तो आराम फिल्टर, से- ऑयल फिल्टर, वो तो आराम से मिल जाते हैं। वो तो अच्छा, और एक एवरेज जो कितने माइलेज पे आप इसका ऑयल चेंज कराते हैं?
हम लोग तो जी 5,000 पे करवाए। और वो क्या कॉस्ट करता है एवरेज ऑयल चेंज? 15,000 का ऑयल चेंज होता है, 2,000 का फिल्टर, शायद 2-3 हज़ार उनकी मजदूरी होती है, तो 20,000 रुपए के अंदर, 20,000 के which comes around to be 4 rupees per kilometer। 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। ठीक है। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी के लिहाज से तो अभी आपको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन मेरा ख्याल है बीइंग ए टोयोटा इसके पार्ट्स की तो कोई यहाँ पे इशू है ही नहीं, हर चीज अवेलेबल है। That was the example। एक चीज मैं आपकी गाड़ी में नोटिस कर रहा था कि ये मार्केट में गाड़ियां होती हैं, उनके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी बॉडी किटें लगी होती हैं, जमीन तक बम्पर जा रहे होते हैं। आपकी गाड़ी के बम्पर बहुत महदूद हैं, मेरे वसाइल की तरह। क्या वजह? वो जो जेन्युइन चीज़ है, सिंपलिसिटी में ब्यूटी है जी, उसमें नया क्या ऐड करना बहुत अच्छी है। आपको इस तरह अच्छी लगती है? बहुत, बिल्कुल जो सिंपल। हर गाड़ी के अंदर जब इंसान को पैसे खर्चता है, उसकी एक विश लिस्ट होती है कि यार मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। जैसे हमने ऑप्शन डिस्कस की, बहुत ऑप्शन है गाड़ी में, मेमोरी सीट्स हैं, इलेक्ट्रिक, हीटेड, कोल्ड, मतलब अगर आप ऑडियो पे भी जाएं तो सीडी चेंजर भी है, एमडी प्लेयर भी है, आप यू ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है। कोई चीज़ जो आप मिस करते हो कि यार मैंने आई हैव स्पेंट 40 मिलियन रुपीज़ और मुझे इस गाड़ी में ये चीज़ मिलनी चाहिए थी, कि आप कहें यार मेरी विश लिस्ट में कोई चीज़ मिस नहीं करते, तो इसका मतलब ये है कि आपके ख्याल से कि मतलब इट हैज़ एवरीथिंग, इट हैज़ गॉट एवरीथिंग यू वांटेड। या आई थिंक इट हैज़। ठीक है। और इस गाड़ी के जिस तरह मुझे पता है कि आप थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड आदमी हैं, और आपने मुझे बताया था कि आप बहुत शकी हैं, मुझे आज तक वाकई याद है, आपने बताया था बच्चे के पाँव पे आज नाम लिख के आया था। तो वो जो है याद रखा उस लिहाज से आपने रिसर्च की होगी, तो आपके ख्याल से कोई ऐसी फॉल्ट जो गाड़ी में आती हो? जो फॉल्ट का मैंने जितना रिसर्च किया था उसमें से आपकी ही वीडियो से मैंने निकाला था कि हाइड्रोलिक्स में मसला आ जाता है इसके हाइट कंट्रोल में, बिकॉज अभी नहीं आएगा, जब ये गाड़ियाँ पुरानी होती है, जितनी भी लैंड क्रूजर है, बिकॉज उनमें एयरमैटिक सस्पेंशन है, जो इसके शॉक्स होते हैं वो टाइम के साथ सेंसिटिव होते हैं, इसमें एक्चुएटर्स लगे होते हैं, फिर मोटर होती है। सो दैट मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ZX वर्सेज AXG लोग जब पूछते हैं ना मेरे से, तो उसका ट्रेड ऑफ ये है कि ZS की ड्राइव कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा है, बीइंग एडेप्टिव हाइट कंट्रोल, और उसकी वजह से जो इसकी सस्पेंशन है वो हाइड्रोलिक है। लेकिन दूसरे टाइम पे जो दूसरी गाड़ी है जो कि AX है, वो सिंपलर है, बट उसमें ये है कि उसमें ट्रबल नहीं आती। Exactly। ये एक इसका नॉन फॉल्ट है। बाकी मेरा नहीं ख्याल है नॉन फॉल्ट आई हुई है। स्टेबिलिटी के लेके लोगों को थोड़ा लैंड क्रूजर से थोड़ी परेशानी होती है कि हाई स्पीड के ऊपर ये कितना स्टेबल है, तो आपने इसको हाईएस्ट के स्पीड पे चलाया और स्टेबिलिटी कैसी है इसकी? मैंने जी इसको हाईएस्ट मोटरवे पे 130-140 पे लेके गया, उससे ऊपर नहीं लेके गया। ठीक है। आई एम अ ह्यूज बिलीवर ऑफ सेफ्टी, तो मैं इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, आई बिलीव। ठीक है, तो वो उस लिहाज से भी मेरा ख्याल है स्टेबिलिटी वाइज इट शुड बी मच बेटर देन अर्लियर मॉडल ऑफ क्रूजर। ऐसा ही है। और मुझे वैसे स्टेबिलिटी वाइज ये GMC से ज़्यादा स्टेबल गाड़ी लगी है। GMC का मुझे मतलब रोड ग्रिप और बाकी सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगी थी। सही है। ये मुझे ज़्यादा अच्छी फील देती है कि मेरा ज़्यादा ग्रिप है रोड के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये जो इसका कूल बॉक्स है, जिसको फ्रिज भी लोग कहते हैं, ये आपके ख्याल से कितना इफेक्टिव ऑप्शन है? ये इफेक्टिवली तो वही है जो AC के अंदर लगा हुआ है, जो ये हम यहाँ पे भी इंजॉय कर रहे हैं। सही है। लेकिन मैंने उसको लॉन्ग ड्राइव पे पानी की बोतल रख के लेके गया था, रिस्पेक्टेबली अच्छी ठंडी होती है उसमें। ठीक है, तो लॉन्ग टाइम तक चल सकता है। ठीक है। दूसरा, इसकी आपने बताया था आपकी फैमिली का साइज भी बड़ा है और यू वांटेड अ 7 सीटर, सो हाउ इफेक्टिव इज अ 7 सीटर कार? मतलब पीछे वाली जो सीट्स हैं वो यूज करने के लिए ठीक हैं या सिर्फ बच्चे यूज कर सकते हैं? जो थर्ड रो सीट्स हैं वो सिर्फ बच्चे ही यूज कर सकते हैं, मतलब कंफर्टेबली। ठीक है। उसमें मतलब बिठा के तो दिल में जगह एडल्ट्स यानी शहर में तो फिर सकते हैं, मेरा ख्याल है लॉन्ग पे इट्स बिकम कॉम्प्रोमाइजिंग। ऐसा ही है, वो तो दिल में जगह होना चाहिए। हम लॉन्ग पे बिठा के लेके भी गए थे दोस्तों को, लेकिन नहीं वो इतना प्रैक्टिकली बच्चों के लिए ठीक है, बच्चों के लिए ठीक है। अच्छा, एक और सवाल मेरे ज़हन में ये है, मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ कि अब आपने तकरीबन गाड़ी 7-8 हज़ार किलोमीटर चला ली है, एंड अभी टुवर्ड्स अभी सारी गुफ्तगू के बाद मुझे आइडिया हो रहा है कि आपका जवाब क्या होगा, लेकिन फिर भी पूछ लेते हैं। अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी दोबारा दिए जाए, would your decision will be same or you buy some other car? Right, my decision will be the same. Will be same, definitely. अच्छा, आपने कभी ये पोर्श कायान और रेंज रोवर और इनको जब कंसिडर किया था, तो उनको ना लेने की या इस लैंड क्रूजर को उनके ऊपर चूज करने की वजह क्या थी? बिकॉज अगर देखा जाए स्टाइल वाइज और उस गाड़ी की जो रोड प्रेजेंस वाइज है, रेंज रोवर और पोर्श कायान, इस गाड़ी को मैंने देखा कि कई चीज़ों में आउट परफॉर्म करती है। राइट, डेफिनेटली। मैंने वो क्यों नहीं ली? मैंने पोर्श कायान को बहुत ज़्यादा टेस्ट ड्राइव किया इसी बात की वजह से। ठीक है। 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि उसकी तरह स्पोर्टी सी वो एक कंफर्ट होती है जो कि बहुत ज़्यादा लग्जरियस नहीं लगती मुझे लॉन्ग ड्राइव के लिए या क्या। सही है। दूसरा, मैंने स्पेस का जैसे इशू बोला, और रेंज रोवर की बात करें तो उसमें स्पेस का ऐसा इशू नहीं है, और ऑब्वियसली उसमें कंफर्ट का भी इशू नहीं है, इससे शायद बेहतर ही हो। मुझे उसमें इशू जो आया था वो ये था कि उसका पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एक सीरियस इशू है। आपकी वीडियो से निकाला मैंने, ड्यूरेबिलिटी उसका बहुत सीरियस इशू है। तो मैंने अगेन जैसे कहा कि मेरे लिए नंबर 1 चीज़ ये थी कि एक लग्जरी कार हो जिसकी मुझे टेंशन ना लेनी पड़े। मेरा ड्राइवर को मैं भेज दूं और वो जाके सही करवा टेंशन फ्री काम चाहते थे जी। और पाकिस्तान में मेरे ख्याल से पूरे सेगमेंट के अंदर लैंड क्रूजर स्टैंड आउट टू बी द क्लियर विनर, और उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में जो है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ पार्ट, सर्विस, रीसेल, ये तमाम चीज़ें मिल के जो है वो ये बाकी जो गाड़ियाँ हैं, बेशक पोर्श कायान हो, रेंज रोवर हो या कोई भी गाड़ी हो, वो इस जो है ना कैटेगरीज में
इसको कोई भी गाड़ी जो है बीट नहीं कर सकती। एग्जैक्टली। सो ये अगर आप भी यूज लैंड क्रूजर खरीदना चाह रहे हैं तो पार्क व्हील्स के यूज कार सेक्शन पे जाएं, अपनी मर्जी गाड़ी सेलेक्ट करें। गाड़ी खरीदने से पहले याद रहे पार्क व्हील्स की 2 सर्विसेज हैं जो कि आप इंपोर्टेड गाड़ी के सिलसिले में ले सकते हैं। सबसे पहले ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस है, जैसे कि उस्मान साहब ने बताया कि अक्सर गाड़ियों में उनको भी परेशानी का सामना था कि मीटर रिवर्स हुआ तो था, कंडीशन की श्योरिटी नहीं थी। सो आप पार्क व्हील्स की जो ऑक्शन वेरिफिकेशन सर्विस है, ऑक्शन शीट वेरिफिकेशन सर्विस जो है, उसको लेके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आप जो गाड़ी खरीद रहे हैं उस पर आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा, जो आपको चीज़ दी जा रही है वो वैसी ही है जैसे वो जापान से निकली थी। दूसरी चीज़, गाड़ी पाकिस्तान में आने के बाद कई मराहिल तय करती है। सो ऑक्शन शीट इज़ नॉट ओनली पैरामीटर, आपको उसके बाद भी उस गाड़ी की इंस्पेक्शन करवानी चाहिए कि गाड़ी करंटली किस कंडीशन में मौजूद है। सो इंस्पेक्शन सर्विस कॉल करने के लिए पार्क व्हील्स की हेल्पलाइन है 042111943357। उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारी ऐप्स जो है एंड्रॉयड और iOS के ऊपर मौजूद हैं, उसको भी डाउनलोड करके भी आप इंस्पेक्शन सर्विस कॉल कर सकते हैं। याद रहे पार्क व्हील्स इंस्पेक्शन सर्विस जो है वो आपको 200+ पॉइंट के ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव चेक देती है गाड़ी का, जिसमें गाड़ी का इंजन, सस्पेंशन, पेंट, बॉडी, गर्ज ये कि हर चीज़ की आपको डिजिटल फॉर्मेट में रिपोर्ट मिलती है। और आप जो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, अपने हार्ड एंड मनी जो है उसको खर्च करने जा रहे होते हैं, उस पर आप जो है अपना रिस्क जो है उसको कम कर लेते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई लाइक करें, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपकी फीडबैक को लेके अपनी वीडियोस को पहले से बेहतर बनाएं। ये थे आज का रिव्यू। आपसे अगले रिव्यू में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। गाड़ी की डील्स only on Park Wheels.